ऑलराइट, केमिकल काइनेटिक्स देखिए जरा। तो हमें पता है कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कुछ कुछ बातें बताती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक ब्रांच तुमने पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एक ज्योतिषी की तरह होता है जो बताता है कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। वो कैसे पता चलता है? गिब्स एनर्जी से। किससे? गिब्स। अगर गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है तो रिएक्शन होगी, अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। तो दैट मीन्स किसी टेम्परेचर पे, किसी कंडीशन पे कोई रिएक्शन होती है, फिजिबल है या नहीं, ये कौन सी ब्रांच बताती है? थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, सो दूसरी ब्रांच थी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बताता है कि अगर रिएक्शन हो रही है पर कितना हो रही है, फॉरवर्ड वाली ज़्यादा हो रही है, बैकवर्ड वाली ज़्यादा हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब वैसे तो दोनों बराबर होती है पर रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, वो हमें QC से पता चलता है। इफ यू रिमेंबर, QC ग्रेटर देन KC, QC लेस देन KC, QC इक्वल टू KC। रिएक्शन कहाँ जा रही है, और KC की वैल्यू से ये भी पता चलता था अगर KC बहुत लार्ज होता है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, और KC बहुत कम होता है तो प्रोडक्ट बहुत कम होंगे। तो एक्सटेंट बताता है कि कितनी रिएक्शन होने वाली है किस समय पे, वो बताता है इक्विलिब्रियम। अभी तीसरी ब्रांच हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज काइनेटिक्स। तो जो काइनेटिक्स है, इट टेल्स अस अबाउट स्पीड, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो तीनों ब्रांच में डिफरेंस क्या है? एक बताता है कि होगी नहीं होगी, एक बताता है कितना होगी, और तीसरा स्पीड को मेजर कर रहा है। तो केमिकल काइनेटिक्स विल मेजर द स्पीड ऑफ रिएक्शंस। ये वाली बात क्लियर है? तो ये लिख लो जल्दी से, सब फर्स्ट लाइन ये लिखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रेट, रिएक्शन रेट्स and their mechanism is called chemical kinetics. Reaction rate and their mechanism is called chemical kinetics. ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। Reaction rate and rate of reaction and their mechanisms. रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है वो भी केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, नोटेड। कितनी फास्ट, कितने मोल्स पर सेकेंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, कितना मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ये बन रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? स्पीड पढ़ना की क्या जरूरत है? हो रही है, नहीं हो रही, कितना हो रही है, वो तो इक्विलिब्रियम और वही बता रहे हैं। तो जरूर एक एग्जांपल है, जैसे जो डायमंड है हमारी दुनिया में, वो सारा ग्रेफाइट में बदल रहा है। दैट मीन्स डायमंड अनस्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली डायमंड विल नॉट लिव फॉर एवर, डायमंड जो है वो ग्रेफाइट बन जाएगा। तो सारी अंगूठियाँ, सारे हार ग्रेफाइट बन जाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव। पर पॉइंट इज दैट कि एक्चुअल में काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन इतना स्लो है कि इंसान चले जाएंगे, धरती चली जाएगी, पर डायमंड ग्रेफाइट नहीं बनेगा। मतलब कोई रिएक्शन होती है नहीं होती, वो तो ग्रेफाइट, वो तो बता रहा है थर्मोडायनेमिक्स की होनी चाहिए, पर वो होती इतनी स्लो है कि रिएक्शन ना के बराबर ही है। हमारी लाइफ टाइम में तो वो रह गए, इसीलिए बोलते हैं ना डायमंड इज फॉर एवर, जो एड्स में है। तो एनीवेज, पर पॉइंट इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम मेजर कैसे करें? अच्छा, अगर हम बोले मुझे बताओ कि एक रिएक्शन का रेट पता करना है, तो तुम क्या फॉर्मूला बनाओगे रेट का? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर जैसे सपोज मुझे कुकिंग का स्पीड पता करनी है, रेट ऑफ कुकिंग। ठीक है, आटा, एक चीज़ है मेरे पास आटा जो कि है रिएक्टेंट, और दूसरी साइड है मेरे पास चपाती, दैट इज दी प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ कुकिंग क्या होगा? इसमें हम मेजर कर सकते हैं कि कितना आटा पर सेकेंड डिसअपियर हो रहा है, इतना आटा चला गया पर सेकेंड, इतना चला गया, इतना चला गया। या तो ये मेजर कर लो, या नंबर ऑफ चपातीज अपीयरिंग पर सेकेंड। तो वो हो गया, दो तरीके से मेजर किया जा सकता है कि कितना आटा गायब हो रहा है पर यूनिट टाइम, या कितना चपातीज अपीयर हो रही हैं पर यूनिट टाइम, राइट। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के भी दो तरीके हो गए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है वो देख लो, या प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है वो देख लो। तो लिखो ये पॉइंट, रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ
Rate can be expressed in the term of rate of decrease in concentration of any of the reactant. इसके बाद रुक जाना फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद, rate of decrease in concentration of any of the reactant. इसके बाद रुक जाना, सपोज रिएक्शन है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, R2 माइनस R1. इनिशियली फाइनल माइनस इनिशियली रहेगा हमेशा, ठीक है. बस फर्स्ट के नीचे ये लिखना है. तो चेंज इन टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1. तो जो रेट होगा दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम. इसमें माइनस क्या है, सुनो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं कि कितना कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, कितनी डिक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम. तो डिक्रीज कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत कर दी 5 मोल आर लिए थे, कितने मोल आर लिए थे, और अब हो गए 3 मोल. तो मुझे बताओ कि इसका चेंज कितना हुआ, -2. फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, -2. पर स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए वी हैव पुट ऑलरेडी माइनस. तो यहाँ पर हमने इसके आगे माइनस इसलिए लगाया सो दैट स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, रेट जो है हमेशा पॉजिटिव रहे, टू मेक इट पॉजिटिव. तो कितना सपोज ये काम हुआ है 2 मिनट में, कितने मिनट में, तो रेट क्या होगा, रेट वुड बी माइनस ऑफ -2, चेंज इन कंसेंट्रेशन है -2 अपॉन 2 मिनट्स. तो ये हो गया माइनस का 2 से 2 कट, 1 मोल पर मिनट, है ना, मोल पर मिनट का चेंज हुआ. क्लियर है ये पॉइंट, हाँ डाउट लग रहा है. एक रिएक्टेंट है 5 मोल और वो हो गया 3 मोल, 5 से 3 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, -2. और पर यूनिट टाइम करना है, इसको डिवाइड किससे करना है, टाइम से. तो टाइम हमारा गिवन जो भी होगा वो चेंज इन टाइम, जैसे 2 मिनट गिवन है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो -2/2 माइनस आता, नेगेटिव आता, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने रेट हमेशा पॉजिटिव रहे इसीलिए माइनस फॉर्मूले में ही रखा है. तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, सबको क्लियर है, यस और नो, ऋषिका क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड लिखो, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट. एब्सेंट क्यों थी कल वाला नोट कर लियो या वीडियो लेके कर लियो पहले. रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट. तो इसके अंदर क्या करना है, अगर एक रिएक्शन है अगेन, तो रिएक्शन हमारे पास है रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट. इस केस में इनिशियली प्रोडक्ट कितना था, सपोज 1 मोल कितना था, चलो 0 ले लो, शुरुआत 0 से शुरू किया, ठीक है. तो 0 मोल था, तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, रिएक्शन शुरू करी, तो इस केस में प्रोडक्ट बढ़ गया और वो 2 मोल हो गया, कितना हो गया, तो फिर चेंज इन प्रोडक्ट कितना आया, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी P2 माइनस P1, यस और नो, P2 माइनस P1. तो 2 माइनस 0 कितना आया, 2 मोल पर लीटर, यस और नो, ठीक है. तो चेंज इन प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आ गई और चेंज इन टाइम कितना है, जो भी गिवन होगा चेंज इन टाइम. तो रेट विल बी इक्वल टू, इसमें तो नेगेटिव लगाने की जरूरत है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि तो हमेशा खुद ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल इन दिस केस विल बी पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये वाली बात क्लियर है. जिसमें रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव. तो इसको और एग्जांपल्स बनाते हैं, ये नोट करो जल्दी से. अभी यूनिट पे आते हैं, मोल पर लीटर होगी. अच्छा मिटा दो इसे, तो थोड़ा सा इसी कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करो पहले कि रेट कैसी रिएक्शन में चेंज होगा, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग. मिटा रहा हूं, हो गया. देखो अगर सपोज रिएक्शंस देखो जरा, देखो अगर मैं बोल रहा हूं
रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है, और मुझे रेट को लिखना है इन दी टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो आई एम सेइंग माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। क्लियर ये बात? हाँ क्लियर है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्योंकि दोनों रेट के इक्वल होंगे तो दोनों बराबर होंगे। अगर तुम कुकिंग की रेट चाहे आटा से देख लो या चपाती से, आएगी तो स्पीड सेम ही, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? अब इस केस में रेट वुड बी सेम। अगर रिएक्शन में कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे अगर आ जाए 2R गिव्स 3P, तो क्या होगा? ठीक है, अब एक बात सोचो, एक बार रिएक्शन होने पर 2R कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार। और P कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है? 3 बार। तो ये चीज़ें हमारे रेट के मेजरमेंट में गड़बड़ करेंगी। गड़बड़ क्यों करेंगी? क्योंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन अगर मैं R से मानूंगा तो वो R तो 2 गुना यूज हो रहा होगा हर बार, और मेरी स्पीड थोड़ी रिएक्शन की 2 गुना है। एक बार रिएक्शन होने पे R कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार। एक बार रिएक्शन होने पे P कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है? पर ये चीज़ें करेक्शन करनी पड़ेगी मुझे, तो करेक्शन करने के लिए रेट के केस में रेट वुड बी 1/2 minus 1/2 into change in concentration of R by change in time. Also इस केस में होगा 1/3 in the change in concentration of P by change in time. मतलब जब मोल्स आ जाएंगे, जब ये स्टोइचियोमेट्री आ जाएगी, तो इनसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आएगा। इन दोनों से निकालने पे चेंज आएगा, और दूसरी बार एक बार रिएक्शन होने पे अगर कोई चीज़ 2 बार यूज हो रही है तो उसे डिवाइड करो, तभी एक बार का रेट आएगा। तो ये वाली बात भी समझ आ गई? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, इस अच्छे से बना लो। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, इन दिस केस ये भी एक मार्क कर लोगे। ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, इसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो सो इसके नीचे एक और चीज लिखो, सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर रेट से कैसे रिलेटेड है? रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे रिलेटेड है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज एक्चुअली, अच्छा माइनस भी ले लो, यहां पे माइनस भी इसके अंदर ही लेना है। ये माइनस भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस के अंदर ही है। अच्छा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, हाउ इज इट रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज 2 times ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज 2 times ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा। रिएक्शन के रेट का 2 गुना है कि कितना आर डिसअपियर होता है। आर 2 बार डिसअपियर होता है तो रेट 1 बार काउंट होता है, रिएक्शन 1 बार काउंट होता है। तो बस इसको इधर भेज दिया तो कहना है से रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज 2 times ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट वुड बी 3 times ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। वो दोनों पॉइंट्स लिखो जल्दी से। समझ आ रहा है सृष्टि? हाँ हर्ष, क्या डाउट है? आ गया? उल्टी चीज क्यों सोच रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि, जैसे कि तू बोलो कि एज हमारी टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तू ये सोचेगा कि सो टाइम डिपेंड्स अपॉन एज? नहीं ना। तो पॉइंट इज दिस कि टाइम बढ़ेगा तो एज बढ़ेगा, ये माना है, तो एज टाइम पे डिपेंडेंट है ना। तो हम यहाँ पे रेट को मेजर करने के लिए हम कंसंट्रेशन को लाए थे। तो तू ये सोचेगा अगर कंसंट्रेशन रेट पे डिपेंडेंट है, तो हाँ वैसे बात तो सच है, पर वो 2 साइड उल्टा ही सोचना जा रहा है ना। मतलब एक चीज़ जो है थोड़ी सी हमने खुद ही बनाई थी ताकि हम रेट को मेजर कर सकें, तो उल्टा सोचना थोड़ा सा मुश्किल ही है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जब तक तू क्लियर नहीं करता कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, तब तक वो आंसर क्लैरिटी से नहीं आएगा। अगर
मतलब क्वेश्चन क्या था तेरा, ये मैं कुछ कंसंट्रेशन है ना वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगेन ये बात दिमाग में बैठ नहीं रही। कंसंट्रेशन तो किसी भी समय पे कुछ भी हो सकती है ना। अब रेट डिपेंड करता है जब तुम्हें दो कंसंट्रेशन गिवन हो, R1 और R2, तो तू एक R1 को रेट से कैसे रिलेट कर सकता है? वो तो R1 माइनस R2 को कर सकता है। चेंज इन कंसंट्रेशन है ये, नॉट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रेट गिवन हो, मैं तुझसे बोलूं कंसंट्रेशन क्या है, तू बता ही नहीं सकता है ना, बट तू ये बता सकता है चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट इज तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो दो ग्राफ बनाते हैं जल्दी से, सिंपल से ग्राफ हैं, लग डरावने रहे। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं, सिंपल सी बात ये है, यहां पे हमने कंसंट्रेशन रखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद है इक्विलिब्रियम से। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और नीचे हमने रखा टाइम, नीचे क्या रखा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है कम होती है, कम होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो भी थी वो डिक्रीज होगी, राइट। और हो सकता है वो जीरो तक पहुंच जाए, अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं आती, हो सकता है वो नीचे भी चला जाए। पर जब इक्विलिब्रियम पे आता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें एक ग्राफ में, तो प्रोडक्ट्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मैं लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट P और इधर रख देता हूं टाइम। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्ट होती है जीरो से एंड इट कैन रीच टू सैचुरेशन, एक पॉइंट पे जाके हो सकता है कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, और अगर हमें याद हो इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, ये याद है इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या है, जब ही कांस्टेंट हो गई, तो इस पॉइंट से जब जैसे ये लाइन स्ट्रेट हो गई तो वो हो जाता है इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट में जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, उस समय को बोलते थे इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है ये थोड़ा बहुत? नहीं, जब रेट, हाँ रेट तो इक्वल होता है, पर ग्राफ से कैसे पता चलेगा रेट इक्वल? ग्राफ से ये पता चलेगा कि कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? बोलो क्या डाउट है? क्लियर है? नेक्स्ट मीट करेंगे, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उस समय भी बस कंसंट्रेशन इक्वल होती है। अगर तुम इन दोनों को प्लॉट करते हो एक साथ तो भी इक्विलिब्रियम यहीं से आना शुरू होता है जहां पे वो दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। नहीं हो जाएगा। अच्छा फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, कुछ का कुछ बोल रही थी नहीं, ग्राफ को पूछ रही थी। अच्छा इधर देखें, अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल कैसे हो जाएगा? हाँ तुम वही ध्यान दो, चिप्स एंड चॉकलेट्स याद है? चिप्स एंड चॉकलेट्स मेक हैम्पर्स। ठीक है, तो ठीक है, अब इक्विलिब्रियम तब आएगा जब जितनी जल्दी चिप्स और चॉकलेट्स हैम्पर बन रहे हो उतनी जल्दी हैम्पर टूटकर चिप्स और चॉकलेट्स बन रहे हो। एक शॉपकीपर था जो चिप्स और चॉकलेट्स बना रहा था, वो दूसरे कमरे में रखता था, उसका बेटा वो खोल देता था, है ना। जब उन दोनों का रेट सेम हो जाता है तो जितनी चिप्स एंड चॉकलेट्स हैं, हाँ उधर जितनी चिप्स एंड चॉकलेट्स हैं, सपोज 10 चिप्स और 20 चॉकलेट्स बच गए और हैम्पर्स हैं 5 बने हैं, और अब जितनी जल्दी चिप्स और चॉकलेट्स को हैम्पर बनाया जा रहा है उतनी जल्दी हैम्पर को खोला जा रहा है, तो क्या इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई? कहाँ से हुई? नहीं हुई ना। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। सेम होना इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये बताया था। इक्विलिब्रियम इक्वल नहीं होता, ये स्टार्टिंग में याद है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इसे कंप्लीट करें। हेलो, हाँ जी। एनीवेज इक्विलिब्रियम पे क्यों आ गए हम? अभी हम काइनेटिक्स में जरा देखें तो इधर देखना है तो एक चीज ये सोचो, हाँ तो इसके अंदर हमें अगर निकालना है, ये थी R1, ये क्या थी? ये था R1, ये था R2, यहाँ पे R2, ये R1 और ये इस पे क्या होगा? T1 और T2। तो इस केस में तुम जो
रेट निकालोगे तो रेट वुड बी इक्वल टू, तुम्हें याद है, चेंज इन R1 R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1, और इसके आगे क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड तुम ये जानते हो कि ये होगा परपेंडिकुलर, R1 माइनस R2 होगा परपेंडिकुलर, और T2 माइनस T1 होगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज स्लोप, तो कैन आई से रेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द स्लोप। स्लोप नेगेटिव है, उसके आगे माइनस लगाया तो रेट पॉजिटिव आया। हाँ माइनस, हाँ हाँ हाँ, ये मैथ ज़्यादा मत लगा केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो स्लोप के ये नेगेटिव ऑफ स्लोप है, यस और नो, ठीक है। तो ये रेट नेगेटिव ऑफ स्लोप, इन दिस केस यही चीज अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक P1 लोगे, एक P2 लोगे, एक T1 लोगे, एक T2 लोगे, इस केस में डिफरेंस ये होगा, रेट विल बी इक्वल टू स्लोप, क्योंकि इसमें स्लोप पॉजिटिव है तो रेट भी पॉजिटिव है, इसमें स्लोप नेगेटिव है बट रेट शुड बी पॉजिटिव, तो इसीलिए इस केस में ये माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आई बात। दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, एक में रेट नेगेटिव ऑफ द स्लोप है, किसमें, जिसमें स्लोप खुद नेगेटिव है, दैट इज जिसमें ग्राफ नीचे जा रहा है, और दूसरा ग्राफ जो ऊपर जा रहा है उसके अंदर रेट और स्लोप इक्वल है। क्लियर है भाई। अच्छा, अब अगर हम किसी एक पॉइंट पर निकालना चाहते हैं रेट, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस केस में जो रेट होगा उसके अंदर हमें इंटरवल बहुत छोटा करना पड़ेगा, तो दैट कुड बी dp बाय dt। इंस्टेंटेनियस रेट वुड बी dp बाय dt, और इसका इंस्टेंटेनियस रेट वुड बी माइनस dr बाय dt। डेल्टा को हमने और छोटा कर दिया, और डेल्टा को छोटा करके हमने डिफरेंशियल कर दिया d। जब हम बहुत छोटी सी चीज का कोई चेंज निकालना चाहते हैं तो हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, तो हमने वही यूज किया है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, दो रेट अभी हमने सीखे। एवरेज रेट में डेल्टा लगाना है और इंस्टेंटेनियस रेट में डी। क्लियर है भाई, मिटा दिया जाए। प्रोडक्ट वाले में स्लोप पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट वाले में स्लोप पॉजिटिव हो। इस केस में स्लोप पॉजिटिव है, रेट भी पॉजिटिव। नेक्स्ट, अच्छा साइन कर, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम बोले कंसंट्रेशन को नापते किस में है, तो रेट की क्या यूनिट होगी, रेट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगी मोल पर लीटर में, किस में आएगी, तो दैट वुड बी मोल पर लीटर, और टाइम को अगर हम सेकंड में ले तो यूनिट क्या होगी रेट की, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जल्दी लिखो टॉपिक यूनिट ऑफ रेट और उसमें पुट कर दो। मिटा दे। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये रह गया पहले शायद, आगे ठीक है। ये रिएक्शन बनाना 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस इस 3Br2 प्लस H2। लिखो ये रिएक्शन। लिख ली। अब इसके अंदर रेट देखो, ये होगा -1/5 ऑफ Br माइनस डेल्टा Br माइनस डेल्टा Tt, और इसके अंदर 1 है तो माइनस ही आएगा सिर्फ, इसमें -1/6 आएगा, इसमें +1/3 आएगा, इसमें +1/3 आएगा। ये इसका रेट लिखो पूरा, इसके नीचे खुद लिखो। एग्जाम्पल 3.2 क्या क्या गिवन है ये देखो, और कैसे करोगे ये देखो। हाँ, बाहर से पानी।
So here decomposition of N2O4 in CCl4 has been started. Monitoring the concentration of N2O5 in solution. The initial concentration was this and the final is this. तो हमारे पास reactant की है, product की है, reactant की है. तो change in concentration होगा this minus this, negative आएगा, उसके आगे minus लगेगा. और change in time 184 minutes. और again ये reaction दे रखी है तो इसके अंदर moles हमें पता है कि आगे 2 है तो 1/2 हो जाएगा. तो minus of 1/2 into this divide by 184. ये वाली बात सबको क्लियर है? ठीक है, 11 से करता आ रहा है तो ये 10 से. अच्छा नेक्स्ट 2.08 माइनस 2.33 नेगेटिव कर लिया और इसमें 184 मिनट. तो इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर पर मिनट. मोल पर लीटर पर मिनट. इसको सेकेंड में आर में कन्वर्ट किया जा सकता है. बस याद रखना पर मिनट है ना, मिनट है, मिनट इनवर्स है तो दिस विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स नहीं 1/60 सेकेंड इनवर्स एंड इट विल बी इक्वल टू 60 आर इनवर्स. हाँ क्या चीज़? हाँ शुरू से समझा रहा हूँ. N2O4 की कंसंट्रेशन रेट हमें निकालना है. रेट विल बी इक्वल टू चेंज इन N2O5. चेंज इन N2O5 की कंसंट्रेशन. इसके आगे 2 लिखा है ना तो 2 से डिवाइड भी होगा और क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये माइनस भी होगा अपॉन चेंज इन टाइम होगा, है ना. इन दिस केस माइनस ऑफ 1/2 और फाइनल माइनस इनिशियल तो 2.08 माइनस 2.33 अपॉन चेंज इन टाइम कितना है 184 मिनट. चेंज इन टाइम कितना है 184 मिनट्स. तो हमने इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट मोल पर लीटर पर मिनट. इसकी यूनिट आएगी. ठीक है, तो याद रखेंगे डिवाइड करके सॉल्व करके. पर अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है पर सेकेंड में तो 1/60 और पर आवर में इट विल बी 60. ये वाली बात भी क्लियर है, कन्वर्जन भी हो जाएगा. नेक्स्ट कुछ नहीं, वो तो रिएक्शन की कंडीशन दे रखी है. हाँ नहीं आया, वो मीडियम था ना, सॉल्वेंट था. 3.1 और 3.2 होमवर्क हो जाएंगे कल तक. ठीक है, तो इंटेक्स 3.1 एंड इंटेक्स 3.2. तो अब हम जानते हैं कि फैक्टर्स जो रेट को अफेक्ट करते हैं. तो ज़रा एक चीज़ ये सोचते हैं कि सपोज अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी. ऐसी रिएक्शंस गिवन है हमें और इस केस में हमें रेट लिखना है. क्या लिखना है? रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A टू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर X एंड Y विच मे और मे नॉट बी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट. दोबारा समझो, हम ये बोल रहे हैं कि जो रेट है, अगर हम रेट ऑफ कुकिंग ही देख ले तो रेट ऑफ कुकिंग, स्पीड ऑफ कुकिंग मेजर करी जा सकती है रिएक्टेंट से भी, प्रोडक्ट से भी, चपाती से भी और आटे से भी. पर डिपेंड किस पे करेगी, आटे पे या चपाती पे? आटे पे. क्यों? क्योंकि अगर आटा ज़्यादा आ रहा है तो रेट बढ़ सकता है, अगर आटा ही कम आ रहा है तो रेट कम हो जाएगा. पर चपातियों पे तो रेट डिपेंड नहीं करेगा कि कितनी स्पीड हो रही है. यस और नो? रेट कैन बी मेजर्ड बाय आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. मेजर किया जा सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, जो भी हमने देखा. बट इट विल डिपेंड ओनली ऑन रेट ऑफ, इट विल डिपेंड ओनली ऑन दी रिएक्टेंट्स, नॉट ऑन दी प्रोडक्ट. समझ में आई बात? नहीं. रेट यानी स्पीड ऑफ कुकिंग किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ चपाती मेकिंग किस पे डिपेंड करेगा? कि जो चपाती बन चुकी है उन पे, या कितना आटा है हमारे पास उस पर? आटे पे डिपेंड करेगा. अगर आटा कम हो गया, कम स्पीड से आ रहा है आटा तो रेट भी कम हो जाएगा, है ना. तो इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट्स का रिएक्शन का रेट बोलूं तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? ए बी पे या सी डी पे? ए बी पे. और इस पे अब ए पे कितना डिपेंड करेगा वो एक्स बताएगा, बी पे कितना डिपेंड करता है वो वाई बताएगा. तो एक्स और वाई आर दी ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. एक्स इज द ऑर्डर with respect to A
y is the order with respect to b. Order tells us how much rate depends upon a particular reactant. और ओवरऑल ऑर्डर क्या है? ओवरऑल ऑर्डर इज x प्लस वाई. तो तुम्हें ऑर्डर अभी समझ नहीं आया होगा, तो ऑर्डर मैं बताता हूं. ऑर्डर को समझने के लिए ऑर्डर ये बताता है, ऑर्डर ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है बट सिंपल डेफिनेशन है. ऑर्डर टेल्स अस हाउ मच रेट डिपेंड्स ऑन reactant, on any particular reactant. मतलब अगर सपोज x 0 हो जाता है a का, तो रेट क्या a पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि x 0 हो गया तो a तो 1 बन जाएगा और वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा. तो इस केस में वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर. अगर कोई रिएक्शन का रेट उसकी किसी रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है. ऐसी रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है. और अगर ये टू, एक 1 हो जाए एक 2 हो जाए, तो किस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है? ए पे या बी पे? बी पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है. तो ऑर्डर ये बताता है कि कोई रेट कितना किसी रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है. क्लियर ये पॉइंट? नहीं. अगर सपोज x 0 हो जाए तो ये पूरा ही हट जाएगा. तो रेट ऑल्दो a उसकी रिएक्शन में है पर रेट a पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. ठीक है. और b 1 है या 2 है, तो 2 होगा तो उससे ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर वो b पे 1 होता. तो पावर नीचे वैल्यू अगर चेंज होगी ना, b की कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, 4 है, तो 2 की पावर 1 होती तो 2 टाइम्स चेंज होता. अगर 4 होती तो 4 इंटू सॉरी ऊपर 2 होता तो 2 टू द पावर 4. अभी इसको एग्जाम्पल से समझ गए? हाँ ठीक है. अच्छा, तो x बताता है कि रेट कितना a पे डिपेंड कर रहा है और y बताता है कि रेट कितना b पे डिपेंड कर रहा है और ओवरऑल रिएक्टेंट्स पे कितना डिपेंड कर रहा है. दैट विल बी गिवन बाय ओवरऑल ऑर्डर, दैट इज x प्लस वाई. ये सबने लिख लिया अच्छे से? हाँ. नहीं, वो दोनों से रेट सेम आएगा. इससे निकाल लो या उससे निकाल लो. क्योंकि इसमें हम उसके मैकेनिज्म को देख के आ रहे हैं कि वो ए पे कितना डिपेंड करता है, बी पे कितना. मैकेनिज्म जैसे SN2 और SN1 हेलोएल्केन में, SN2 वाला एक पे डिपेंड करता है, वो 2 पे डिपेंड करता है. तो ऐसे मैकेनिज्म को देखकर हमने बनाया है. पर इससे जो रेट आएगा वो उससे सेम आएगा. वो मेजर करने का तरीका है. इट्स लाइक, हाँ इट्स लाइक तुम अगर मैं बोलूँ स्पीड ऑफ कार, तो स्पीड ऑफ कार तुम दो चीज़ों से बता सकते हो. एक, कितना टायर घूम रहा है ना. तो टायर के घूमने से स्पीड बताई जा सकती है, हाँ या ना. ठीक है. और इंजन की क्या पावर है, उससे भी स्पीड का एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है. तो पॉइंट इज दिस, इंजन की पावर इज लाइक दिस, ये वाला फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म देख रहा है कि कहाँ से जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है. पर स्पीड देखा जाए तो टायर का तो लेना देना ही नहीं है मैकेनिज्म में. मेन काम तो इंजन का ही है. तो इस केस में टायर चाहे कोई भी हो, MRF या C8 या कोई भी टायर हो, उससे तो फिर चेंज होएगा. तो इसी तरीके से प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है टू मेजर इट. dP/dt वाज आल्सो रेट. इट्स लाइक टायर से तुम स्पीड पता लगा रहे हो, और इस वाले फॉर्मूले में इज लाइक तुम इंजन को देखकर स्पीड बता रहे हो कि एक्चुअल में रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे, नॉट ऑन दी प्रोडक्ट. क्लियर ये पॉइंट? हाँ बोलो. डिपेंड्स ऑन एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट. पर ये ऑर्डर की डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन में मत लिखना. अच्छा, इसको बोलते हैं रेट लॉ. इसे क्या बोलते हैं? रेट लॉ. तो द रिप्रेजेंटेशन, इसकी डेफिनेशन लिखना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ. इक्वेट कर सकते हैं. एक्स और वाई की कैसे निकलेगी उसकी बात तभी करेंगे.
हो गया? डन? मिटा दें? तो ये जो रिएक्शन थी इसका रेट लॉ था एक्स और वाई। तो रेट लॉ की अच्छी डेफिनेशन तो ये थी ना, वो नहीं थी, दोबारा लिखो। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be the stoichiometric coefficient. मतलब कोई भी एक रिएक्शन का जो रेट लॉ है दैट विल बी मैंने पहले के लगाया था, नहीं लगाया था? क्यों नहीं लगाया था? लगाना चाहिए था वह। अच्छा, जो पहले तुमने किया लिखा था वो क्या लिखा था? ओह, तो ऊपर वाले में ना पीछे जो फॉर्म लगा था उसमें कांस्टेंट लगेगा, के लगाना पड़ेगा। दोबारा समझाता हूँ, एक बार ये टॉपिक समझो मेरी बात। तो हम कह रहे हैं रेट विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यस और नो, और कितना इस पे डिपेंड करता है, विच विल बी एक्स एंड वाई। तो रेट विल बी डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यस और नो, ठीक है, रेज टू देयर पावर, जिसपे वो जितना वो सेंसिटिव है वो ऑर्डर है। बस ये डिपेंड को अगर हम इक्वल करना हो तो ऑब्वियसली वी वुड रिक्वायर अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। आवाज आएगी, शोर आएगी, एसी के नीचे बैठ जा, शोर करेगा। नोट किया यहां तक? बढ़े आगे? आज तो आगे आगे बैठा है तू, कल के गुस्से से। अभी रोज करना चाहिए मुझे गुस्सा। नोट कर लिया? तो अगर ये रिएक्शन है, इसका रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ वुड बी रेट इक्वल टू के इंटू NO की पावर 2 और O2 की पावर, ओ नहीं नहीं नहीं, अभी क्या बोला हमने, x और y विच मे और मे नॉट बी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। पावर्स ये कब ये 2 और 1 हो सकती है और कब ये 2 और 1 नहीं हो सकती। x एंड y कैन बी 2 एंड 1 और मे नॉट बी 2 एंड 1, ये लिखा है ना यहाँ पे, इट मे और मे नॉट बी द सेम एज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये कब होंगे कब नहीं होंगे उसका सस्पेंस थोड़ी देर में। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको कैसे पता लगाए कि x क्या है और y क्या है? x एंड y कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि वो ऑर्डर उसका क्या है। रिएक्शन को देख के हम ये नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पॉइंट याद रखना कि रिएक्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। The order of reaction can only be determined experimentally. ठीक है, ये टेबल बनाओ जरा बुक में, ठीक है, और पहले ये रिएक्शन लिखो और फिर ये टेबल बनाओ जल्दी से। तो नहीं, वो तुम्हें पता ही नहीं ना इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इक्विलिब्रियम में हम जो x और y बनाते थे, क्यों बनाते थे, वो भी अभी समझ आएगा थोड़ी देर में, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। वो ऐसे नहीं पता चलेगा इक्विलिब्रियम में है तो वो ये होगी ऐसा। ये इक्वेशन बनाओ, ये टेबल बनाओ,
इसमें हम डिटरमाइन कर रहे हैं ऑर्डर। दैट मीन्स हमें पता लगाना है कि ये जो रेट लॉ के अंदर एन ओ की पावर है वो x और O2 की पावर है y, ये x और y क्या है, उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट कराए, 4 एक्सपेरिमेंट करें। पहले NO की कंसेंट्रेशन 0.30 ली, फिर 0.30, तो देखा रेट कितना है, फिर 0.60, 0.30, फिर रेट कितना है। 4 एक्सपेरिमेंट्स बनाओ जल्दी से, छोटे छोटे। तो ज़रा देखो, सपोज ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम्हारा ठीक है, एक साइड इंस्टाग्राम और एक साइड होमवर्क, और इधर है टेस्ट में मार्क्स, मान लो, है ना। तो पॉइंट इज दिस, हम दो चीज़ों का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन मार्क्स, यही कर रहे हैं ना। पर अगर इंस्टाग्राम और होमवर्क हर बार अलग होगा तो किसी भी एक चीज़ का फैक्टर तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम 0.30 था, होमवर्क 0.30 था, तो इस केस में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, दो ऐसे केस लेने पड़ेंगे जिससे इंस्टाग्राम एलिमिनेट हो जाए तो होमवर्क का इफेक्ट पता चले, राइट, ये और नो। दो ऐसे एक्सपेरिमेंट उठाने पड़ेंगे जिसमें एक का वैल्यू सेम रही तो ही तो दूसरे की पता चलेगी, और फिर दो ऐसे उठाने पड़ेंगे जिसमें होमवर्क कट जाए और फिर इंस्टाग्राम का इफेक्ट पता चले मार्क्स पे। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? मतलब मैं कह रहा हूँ अगर दो फैक्टर्स एक ही चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और तुम्हें किसी इन दोनों को स्टडी करना है, तो पहले ऐसे दो एक्सपेरिमेंट उठाने पड़ेंगे जिसमें कोई एक फैक्टर सेम है, जैसे 1 और 3 में ये दोनों सेम है, तो ये और ये कट जाएगा, इसका इफेक्ट पता चलेगा। जिसको सेम रखा है उसके दूसरे वाला को हम स्टडी कर पाएंगे। इन दिस केस अगर हम 2 और 4 लेते हैं तो नहीं, 2 और 4 तो नहीं, हम लेते हैं 1 और 2 लेते हैं, तो 1 और 2 में ये और ये कट जाएंगे, तो हमें इंस्टाग्राम का इफेक्ट पता चलेगा मार्क्स। तो प्रिंसिपल बस यही है कि हमें एक को कांस्टेंट रखना है तो दूसरा पता चले। क्लियर ये पॉइंट? तो इसको अप्लाई करते हैं। तो हम कौन से एक्सपेरिमेंट लें जिससे NO का इफेक्ट पता चले रेट पे? एंड फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, क्योंकि इसमें नहीं, NO का इफेक्ट तो पता चलेगा फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि इसमें O2 का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कहना है इसे रेट इन एक्सपेरिमेंट 1, रेट इन एक्सपेरिमेंट 1 बाय रेट इन एक्सपेरिमेंट 2 इज इक्वल टू K इंटू NO की पावर X और O2 की पावर Y। ऐसे ही इसमें भी था, बट NO की कंसेंट्रेशन कितनी है इस केस में? NO की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.30। कैन आई राइट 0.30 टू द पावर x, और इसमें है 0.60 टू द पावर y, और यहाँ पे है नहीं ये भी x है, और 0.30 टू द पावर y, और 0.60 नहीं 0.30 टू द पावर रेट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, रेट लॉ लगाया मैंने और कुछ नहीं किया, रेट इक्वल टू K इंटू NO की पावर X और O2 की पावर Y, यही रखना था, यस और नो। तो कहना है इसे रेट ऑफ इन द फर्स्ट केस विच इज 0.096, कितना है 0.096, और नीचे रेट इन द सेकेंड केस इज 0.384। तो इस केस में K से K कट, K से K वुड बी कट, और 0.30y से 0.30y कट, 0.30 से 0.060 भी कट, तो ये आएगा 1/2 टू द पावर x इक्वल टू 0.96, और 0.384 भी कट जाते हैं और आते हैं 1/4। तो x कम्स आउट टू बी 2। नीचे करूँगा तो मिट जाएगा। अच्छा, ये समझ आया कैसे किया या दोबारा समझाऊं? आ गया। दूसरा निकालो, मैं लिख देता हूँ। तूने लिख लिया इसका? इससे देख के लिख। अच्छा, अब हमें दो और केसेस लेने हैं। अब ये लो 1 और 3, 1 और 3 में से ये कट जाएगा, और O2 का निकालो पावर जल्दी से।
अभी हमारा x निकला है, y निकालना है। निकल गया भाई, y भी 2। इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो ये इसका कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये कितना टाइम्स है, ये इसका डबल है, और ये इसका क्या है, डबल। तो 2 to the power y is equal to 2, 2 to power y is equal to 2, तो y equal to 1। MCQ के लिए तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। देखो इसको डबल किया तो ये भी डबल हुआ, तो इसको डबल किया तो 2 की पावर y इज इक्वल टू 2, तो y वुड बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता कि ये ट्रिपल किया और ये 9 टाइम्स हो जाए, तो यू वुड हैव पुट 3y इक्वल टू 9, तो y वुड हैव कम आउट टू बी 2 इन दिस केस। ठीक है, अगर इसको ट्रिपल किया होता और ये 9 टाइम्स हो रहा होता तो हम ऐसे कर लेते। तो MCQ के लिए तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें थ्योरी के लिए करना है तो वो जैसे लॉन्ग मेथड था वैसे। होमवर्क के और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल तक हो जाने चाहिए। मेरा टारगेट है 2-3 क्लासेस में काइनेटिक्स